सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई कोई चार दीवारी के अंदर आपको जाति सूचक गाली बकेगा तो वो अपराध नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई कोई टेलीफोन पे आपको गाली बक रहा है वो अपराध नहीं है। कोई आपको गाली बक रहा है वहां पे कोई तीसरा आदमी नहीं खड़ा तो वो भी अपराध नहीं है। भाई कोई आपके साथ इसलिए अत्याचार कर रहा है क्योंकि आप अनुसूचित जाति से हो और ये बात पीड़ित को साबित करनी पड़ेगी। इस तरह की जो मैंने आपको बताई है, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है, इस तरह के जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार करने वालों में। सबसे ज्यादा एफआईआर जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर होती है, उसके बाद राजस्थान में होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होती है और चौथा या पांचवा नंबर आपके हरियाणा का है। हरियाणा में 10 गांव ऐसे हैं जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित की हुई थी। सरकार के प्रतिनिधि आए, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, पुलिस फोर्स लेकर आए और मूर्तियों को जेसीबी से उखाड़ के ले गए। जो मौजूदा सरकार सेंटर में है, जो मौजूदा सरकार हरियाणा स्टेट में है, ये लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दलितों का सम्मान करने की बात करते हैं अपने भाषणों में। लेकिन अगर हम धरती पर आकर देखें तो पिछले 10 सालों में मैं प्रोफेसर साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो हमारे दिल्ली से साथी आए हैं। पिछले 10 सालों में अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की सैकड़ों प्रतिमाओं को सरकारी संरक्षण में तोड़ा गया है। सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे साथी जेएनयू से प्रोफेसर अतुल लाल जी और हमारे दिल्ली से ही मिशनरी साथी और कवि राहुल नागपाल जी, आपके इलाके से ही हमारे बहुत जुझारू साथी जो आपके हर दुख सुख में आपके बीच में खड़े रहते हैं, रोहित गरवा जी, भूषण नोनिया जी और मंच पर सभी गणमान्य साथियों को नमन करते हुए मैं जो आयोजक कमेटी है ज्योतिबा सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इसका बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, आप लोगों के बीच में अपने विचार रखने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। साथियों, इस कार्यक्रम का जो टाइटल है संविधान जन चेतना महासम्मेलन है, तो इस बारे में मैं अपनी थोड़ी सी बातें रखूंगा। जब हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बात करते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन का जितना भी संघर्ष रहा है, उस सारे संघर्ष का निचोड़ उन्होंने भारत के दबे कुचले वर्ग को समान धारा में लाने के लिए पूरा का पूरा उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए। और इसके लिए जब संविधान की उन्होंने रचना की तो इसके बारे में संविधान में विशेष जो प्रोविजंस है वो डाले गए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बाबा साहब ने संविधान में हमें शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार,
अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से जो उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए प्रयास किए, और भी बहुत सारे हम लोगों को अधिकार देने का उन्होंने काम किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था जो संविधान के माध्यम से हम लोगों को दिया, वो वोट का अधिकार था। और उस वोट के अधिकार का हम आज तक भी पूरा फायदा नहीं उठा पाए, और ना तो भारत में अपना प्रधानमंत्री बना पाए, ना ही अधिकतर राज्यों की सरकारों में अपना मुख्यमंत्री बना पाए। और बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे, जिसमें से संगठित होने वाली बात थी, हम शिक्षित भी हुए, संघर्ष भी कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में, पार्टियों में बंटकर संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक एकजुटता से संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी संगठन के अभाव में हमने जो भारत का संविधान, बाबा साहब ने जो भारत का संविधान बनाया था, और उस संविधान में आपको मुख्य धारा में लाने के लिए जो उपबंध रखे गए थे, वो किताब हमने जानबूझकर लापरवाही करके, छोटे मोटे लालच में उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर दे दी। ये किताब उन्हीं के हाथ में दे दी जो बरसों से हम लोगों के ऊपर एट्रोसिटी, अत्याचार करते आए हैं, हमको दबाने का काम करते आए हैं, हमको गुलाम बनाने का काम करते आए हैं। यही कारण है कि संविधान लागू हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, और आप अभी भी छोटे छोटे गांवों में हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जो आजकल की शिक्षा की जो मुख्य मांग है, टेक्निकल एजुकेशन, आधुनिक एजुकेशन, उससे हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा दूर है। आज 3 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आए हैं, आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे, और जिसका सबसे ज्यादा डर था हम लोगों को, वही बात होती नजर आ रही है। देश के सबसे बड़े राज्यों में जो मनुवादी ताकतें हैं, भगवा ताकतें हैं, उन्होंने फिर से कब्जा किया है। और हरियाणा में पिछले 10 सालों में ये लोग सत्ता में हैं, और पिछले 10 सालों में अगर हम अपने समाज की दशा की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जो मौजूदा सरकार सेंटर में है, जो मौजूदा सरकार हरियाणा स्टेट में है, ये लोग बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दलितों का सम्मान करने की बात करते हैं अपने भाषणों में। लेकिन अगर हम धरती पर आकर देखें, तो पिछले 10 सालों में, मैं प्रोफेसर साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो हमारे दिल्ली से साथी आए हैं, पिछले 10 सालों में अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सैकड़ों प्रतिमाओं को सरकारी संरक्षण में तोड़ा गया है, उन पर गोबर फेंका गया है, उनको गंदे नालों में फेंका गया है, और उस मामले में हर थाने में सैकड़ों FIR दर्ज हुई हैं। और आपको मैं एक टेंटेटिव आंकड़ा बताता हूं कि अगर 500 FIR दर्ज हुई है, तो 500 में से 499 FIR में से आज तक मूर्तियों को अपमानित करने वाले, खंडित करने वाले आज तक ट्रेस नहीं हुए हैं, या ये कहें कि जानबूझकर पकड़े नहीं गए हैं। तो इसे हम कहेंगे सरकारी संरक्षण में बाबा साहब का अपमान करना। ये तो वो लोग हैं, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो चोरी छुपे बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ के चले जाते हैं।
अब बाबा साहब के सम्मान का दावा करने वाली जो सरकारें हैं, जो हरियाणा सरकार है या केंद्र सरकार है, हरियाणा में 10 गांव ऐसे हैं जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित की हुई थी। सरकार के प्रतिनिधि आए, एसडीएम आए, तहसीलदार आए, पुलिस फोर्स लेकर आए और मूर्तियों को जेसीबी से उखाड़ के ले गए। तो क्या ये बाबा साहब का सम्मान है? और क्या हम ऐसा सम्मान करने वाले लोगों को दोबारा सत्ता में लेके आ रहे हैं? तो साथियों, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हम वोट की भी बात करेंगे और हम रिजर्वेशन की भी बात करेंगे और अनटचेबिलिटी की भी बात करेंगे। अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछूत की भी बात करेंगे। और सबसे दुख की बात यह है कि जिन राज्यों में आज रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार करने वालों में। सबसे ज्यादा एफआईआर जो मध्य प्रदेश में रजिस्टर होती है, उसके बाद राजस्थान में होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होती है और चौथा या 5वां नंबर आपके हरियाणा का है। और हर जगह पर हरियाणा को छोड़ दे या हरियाणा को साथ ले ले, हर प्रदेश में हमारी जनसंख्या एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या लगभग 70 से 75, 80% तक है। और इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे जूते भी मार रहे हैं और हम इन्हीं को दोबारा राजा बनाने का काम कर रहे हैं। भाई और मारो हमारे। एट्रोसिटी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, तो सरकार ने 1989 में एससी एसटी एक्ट बनाया। एससी एसटी एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से बड़ा मजबूत कानून नजर आता है। भाई स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, बहुत सारे विक्टिम्स के राइट्स हैं, बहुत कड़ी सजाएं हैं, छुआछूत के हर घटना को अपराध के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी में समाचारों को देखते हैं या कानून को थोड़ी बहुत भी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि देश में बहुत सारे विशेष कानून हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट है, बिजली की चोरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, नशे को रोकने के लिए नारकोटिक्स एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति समाज पर अत्याचार रोकने के लिए एससी एसटी एक्ट है। अब एससी एसटी एक्ट में हम लोग बड़े सरप्राइज होते हैं जब हमें सुनने को मिलता है अखबार में, भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई कोई 4 दीवारी के अंदर आपको जाति सूचक गाली बकेगा तो वह अपराध नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई कोई टेलीफोन पे आपको गाली बक रहा है वो अपराध नहीं है। कोई आपको गाली बक रहा है, वहां पे कोई तीसरा आदमी नहीं खड़ा तो वो भी अपराध नहीं है। भाई कोई आपके साथ इसलिए अत्याचार कर रहा है क्योंकि आप अनुसूचित जाति से हो और ये बात पीड़ित को साबित करनी पड़ेगी। इस तरह की जो मैंने आपको बताई है, इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं, इस तरह के जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स द्वारा दिए जा रहे हैं। भाई कभी हमको पॉक्सो एक्ट के बारे में कोई इस तरह की जजमेंट नहीं सुनने को मिलती, ना ही किसी दूसरे स्पेशल एक्ट के बारे में सुनने को मिलती। हमको एससी एसटी एक्ट के बारे में सुनने को क्यों मिलती है? मैं कोर्ट में खड़ा होता हूं एससी एसटी एक्ट की पीड़ित की तरफ से जमानत की याचिका का विरोध करने के लिए, तो प्रोफेसर साहब आरोपी पक्ष के वकील को बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती।
आरोपी पक्ष के वकील को बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जज साहब खुद बहस करना शुरू कर देते हैं आरोपी की तरफ से। वो चुपचाप खड़ा रहता है। SC/ST एक्ट बोलता है कि भाई पुलिस को कंप्लेंट गई, अगर उसमें प्रतीत होता है कि SC/ST एक्ट अट्रैक्ट होता है तो तुरंत FIR दर्ज करो, लेकिन FIR दर्ज नहीं करते। स्पेशल कोर्ट को राइट दे दिया कि भाई अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो आपके माध्यम से FIR दर्ज होगी। और कानून में शेल वर्ड का यूज किया गया है। शेल वर्ड का मतलब मैंडेटरी, कोर्ट को भी करना पड़ेगा, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई FIR दर्ज करने का आदेश नहीं होते। अभी 2 अप्रैल को जो महाभारत बंद हुआ था, उसमें भी कानून बना कि भाई SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, स्पेशल कोर्ट भी SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल ले रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स तो बना दिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिए, लेकिन उन सीटों पर बैठा कौन है? जिनके दिमाग में जातिवाद के इंजेक्शन लगाए हुए हैं, जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल लिखा था कि भाई सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत जो है हमें इस समय, वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में है। आपको पता है हाई कोर्ट, पूरे देश की हाई कोर्ट के जो जज हैं करीबन 1400 जज बनते हैं, और आपके जज कितने हैं? 3%, यानी 1000 जज में से आपके केवल 30 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई भी जज नहीं है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आपका कोई जज नहीं है। पिछले जस्टिस बालाकृष्णन के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई SC का जज आया ही नहीं। तो भाई वो लोग हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? वो तो हमारे कानूनों को निरस्त करने में लगे रहेंगे। अब ये जो सरकारें हैं, इसमें जो आपके रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग विधानसभाओं से और लोकसभा से चुन कर जाते हैं, क्या यह बात आपकी विधानसभा लोकसभा में उठाने की बात करते हैं? हरियाणा में किसी ने मिर्चपुर कांड को विधानसभा में या लोकसभा में उठाया? नहीं उठाया। बहुत विभत्स कांड हुए हरियाणा में, लोगों को जिंदा जलाया गया, बस्ती की बस्तियां उजाड़ी गई, बच्चियों के साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। क्या कभी किसी ने विधानसभा में आवाज सुनी? हाँ, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ब्राह्मण की लड़की थी, उसका हमें भी दुख है। पूरे देश में भूचाल आ गया था और एक नया कानून बना दिया भारत सरकार ने, और 1000 करोड़ रुपए का फंड बना के छोड़ दिया। हमारी बच्चियां बच्ची नहीं है, उनकी बच्चियों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया जाता है, और हमारी बच्चियां यहां इलाज के अभाव में, जो रेप विक्टिम्स हैं, यहां तड़प तड़प के मर जाती हैं। और हम बात करते हैं संविधान दिवस की, संविधान मना रहे हैं हम, 73 साल हो गए संविधान को लागू हुए, और ये लोग इतने शातिर हैं, जो सेंटर में बैठे, स्टेट में बैठे, इनका थिंक टैंक इतना शातिर है कि इन्होंने एक OBC को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, और उसी OBC से जातिगत गणना का विरोध करा रहा है। उसी OBC प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शन दिलवा के सॉलिसिटर जनरल से कहा जा रहा है कि जातिगत गणना की विरोध में सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स में एफिडेविट दो कि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जातिगत गणना हो जाएगी तो भाई पता चल जाएगा किसकी कितनी पॉपुलेशन है, SC कितना है, BC कितना है और ST कितना है। पता चल जाएगा कि SC ST OBC 80% है, और जितनी इसकी जिसकी पॉपुलेशन है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इन लोगों के दिमाग देखिए कि एक OBC प्राइम मिनिस्टर से ये जातिगत गणना का, जनगणना का विरोध करा रहे हैं।
लेकिन हम लोग कहां पे सीमित हैं? हमारे समाज में, हरियाणा में क्या हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आज वो कहां पर खड़ी है और आने वाले इलेक्शन में कितनी सीटें लेकर आएगी, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात करें चंद्रशेखर की, भीम आर्मी की या आजाद समाज पार्टी की, वो कहां पर खड़ी है? उसके साथ भीड़ है, शोर मचाने वाले युवा हैं, लेकिन क्या वो लोग वोट देंगे? तीसरी बात आ गई कांग्रेस में, बीजेपी में हमारे जो एमएलए एमपी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो आपके नुमाइंदे नहीं है, वो उन पार्टियों के एजेंट है। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, हम लोगों ने यहां पे मिर्चपुर के आंदोलन किए, सैकड़ों आंदोलन किए हम लोगों ने। सरकार उन लोगों को हमारे पास भेजती है जब आंदोलन पीक पे होता है, और वो आके कहता है कि भाई ये आंदोलन खत्म कर दो, पीड़ित समाज के एक व्यक्ति को डीसी रेट पे नौकरी दे देंगे, और भाई एक इनको 5-4 लाख रुपए SC ST एक्ट के तहत दे देंगे। और सबसे मजे की बात अब मैं आपको बताऊंगा, अब हमारे समाज के लोगों की हत्याएं होती हैं, बच्चियों के साथ रेप करके, गैंग रेप करके मर्डर होते हैं, FIR तक दर्ज नहीं होती, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमको क्या करें फिर? हम क्या करते हैं भाई? हम और परिवार के लोग सरकारी अस्पतालों के आगे रोड पे डेड बॉडी रख के सरकार के सामने प्रदर्शन करते हैं, देखो ये डेड बॉडी पड़ी है, अरे कम से कम इस बच्ची के साथ रेप हुआ है, इसको मार दिया, इसकी FIR तो दर्ज कर दो। अब हरियाणा सरकार एक कानून ले आई, अब हरियाणा सरकार एक कानून लेके आई है। उस कानून में क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति, परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठन के लोग अगर किसी डेड बॉडी के साथ आंदोलन करेंगे तो उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करेंगे। यानी आपका ये राइट भी सरकार खत्म करने जा रही है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करते हैं। ये मेरे साथी दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेके एक हेड कांस्टेबल तक सभी हैं। और JNU तो बहुत ही खुले विचारों का यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वहां की एक प्रोफेसर को असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से नौकरी से बाहर कर दिया जाता है और वो रोड पे बैठी हुई है वहां पे। मेरी सुनो, तो साथियों हालात बहुत संगीन है। ये छोटे छोटे कार्यक्रम गांव में इसलिए आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आपको वस्तु स्थिति का पता चले। अब आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव भी आएंगे, विधानसभा चुनाव भी आएंगे। ऐसा ना हो कि मैं हिसार से आके आप लोगों को समझा के जा रहा हूं, ये लोग दिल्ली से आपको आके समझा के जाएंगे, और जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले इन लोगों की बड़े बड़े जातियों के उम्मीदवारों की गाड़ियां आएंगी आपके पास, 1000-1000 रुपए, 2,000 रुपए आपके परिवारों को देंगी, और अपने 5 साल खुद के और अपने बच्चों के आप है ना 2,000 रुपए में बेच आओगे। कम से कम ये मत करना। ये करने का मतलब ये है कि आप है ना खुद संविधान को जलाने का काम कर रहे हो। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे किसी ने संविधान जलाया था ना, हमारे साथियों ने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, वो गिरफ्तार भी हुआ था। लेकिन जब हम खुद अपने संविधान की, अपने महापुरुष के बनाए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो औरों को क्यों दोष दें? उसने तो एक कागज के पन्ने जलाए हैं, आप तो उसकी आत्मा को जलाने का काम कर रहे हो। तो मेरे साथी बड़ी दूर से आए हैं, तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा अपनी।
इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और ज्योतिबा वेलफेयर सोशल वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, मान किया, सम्मान किया। सभी को जय भीम, जय भारत।